let's discuss some of the important properties of the brackets. For this purpose, let's suppose we have these 5 or 6 kits, like psi एक kit है, then psi 1, psi 2, phi 1 और phi 2, ये मेरे पास different kits हैं, और along with these kits I have 4 scalar numbers. So a1, a2, a3 और a4 जो हैं, these are complex numbers. So we have taken some kits and some complex numbers, and we are going to study some of the properties of the Dirac notation. So पहली जो property है, first one, कि inner product is not commutative. ये तो हमने पहले भी देख लिया, but it means कि अगर आपके पास complex vector space है, तो complex vector spaces के अंदर आपका जो inner product है, that is not commutative. जिस तरह usually real vector spaces में आपके पास a dot b जो होता था, तो a dot b is usually equal to b dot a dot b is equal to b dot a, but ये only for real vector spaces. अगर आपके vector space के जो components हैं वो real है, so then it is true, otherwise it's not true. So inner product is not commutative in general. It means कि अगर मेरे पास ये दो states हैं, let's suppose ये psi और ये phi, तो अगर मैं इनका inner product ले लूँ, तो this will not be equal to the inner product of phi and psi. This is what we mean that the inner product is not commutative. Rather, this equality exists that psi inner product phi is equal to phi inner product psi whole complex conjugate. इस पूरे का complex conjugate हमें लेना होगा. For example, अगर किसी केस में हम इसकी वैल्यू फाइंड कर ले, let's suppose इसकी अगर वैल्यू लेट्स से आती है 3 + 4 आयोटा, तो इसकी जो वैल्यू होगी इस साइड की इधर से वो आएगी 3 - 4 आयोटा इसकी, लेकिन फिर हम जब उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे देन द टू साइड विल बिकम इक्वल. अगर मैं इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूँ, सो आई विल गेट 3 + 4 आयोटा. तो ये डायरेक्ट आपस में बराबर नहीं होते ये दोनों, बल्कि इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट जब हम लेते हैं इसका, तो देन दे बिकम इक्वल. सो इन जनरल अगर आपके पास कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस हैं, देन द इनर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. तो ये पहली प्रॉपर्टी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन सेकंड प्रॉपर्टी जो है, अगर हम इस तरह का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें जिसमें कि मेरे पास यहाँ पर ये साई है और ये वाला जो स्टेट है दिस इज किट and this side is the bra state. तो अगर मैं इस तरह का इनर प्रोडक्ट फाइंड करूं जिसमें कि एक तरफ पे लीनियर सुपरपोजिशन हो, ये दो स्टेट्स का लीनियर सुपरपोजिशन है, एक ये और एक ये, और इसका मैं इनर प्रोडक्ट ले रहा हूं विद स्टेट साई, तो अब क्या होगा इस केस में, ये जो साई है ये वाला ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के साथ, इसका इनर प्रोडक्ट अलग अलग से आ जाएगा. सो लेट्स ओपन दिस कि ये साइड किस तरह से आता है. तो मैं इस चीज़ को वेरीफाई कर देता हूँ. तो इस साइड पे देख ले, ये जो साई है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले इस वाले को, तो इससे इस तरह से आ जाएगा. जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मेरे पास a1 psi 1 प्लस psi a2 psi 2 ये आ जाएगा. देन अब यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं इस ब्रैकेट के जो इनर प्रोडक्ट से मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ. अब ये रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का सिचुएशन हो कि एक कम्प्लेक्स नंबर किट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, और अगर आप इस कम्प्लेक्स नंबर को इस किट से बाहर निकालते हैं, तो बस ये एज इट इज ही निकलेगा, जिस तरह है कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं. बट अगर इस तरह की सिचुएशन हो जिसके अंदर आपके पास ऐसा हो कि एक ब्रा स्टेट है और उसके साथ कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब आप इसको बाहर निकालते हो तो ये आपका साई रहेगा, लेकिन जब ए बाहर निकलेगा तो ये एज इट इज़ नहीं निकलेगा, बल्कि हम इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे. तो यहाँ पर अब आप देख लें, ये जो ए है और या यहाँ का जो ए है ये किट के साथ है, तो इसके ऊपर ये रूल लगेगा, किट में से अगर मैं कोई स्केलर नंबर बाहर निकालता हूँ या कोई कम्प्लेक्स नंबर बाहर निकालता हूँ तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको मैं ए से ही बस बाहर निकाल दूंगा. और लेकिन जब मैं किसी ब्रा स्टेट से कम्प्लेक्स नंबर निकालता हूँ बाहर,
इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये जब निकलेगा तो इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा, क्योंकि ब्रा के अंदर आपके जितनी भी एंटिटीज होती हैं दे आर ऑल कम्प्लेक्स कंजुगेट, और किट के अंदर आपके पास विदाउट द कम्प्लेक्स कंजुगेट होती है। तो अब जब मैं इसमें से ये स्केलर नंबर बाहर निकालता हूँ, मुझे ये साइड लाना है। अब इस साइड के अंदर ये स्केलर नंबर बाहर निकले हुए हैं, तो ये चूंकि किट से बाहर निकल रहे हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। सो यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल लूंगा विदाउट अफेक्टिंग द इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। और फिर A2 साई एंड साई 2, तो ये आपका तकरीबन वेरीफाई हो गया कि ये चीज़ मेरे पास आ गई है। सो ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो ये है कि अगर मेरे पास, अब ये ऊपर की प्रॉपर्टी का बिल्कुल रिवर्स है ये वाली प्रॉपर्टी, कि अब अगर ये जो साई है जो सिंगल स्टेट है, अगर ये किट में हो, और ये जो सुपरपोजिशन स्टेट है जिसके अंदर दो का सम है, तो अगर ये ब्रा के अंदर हो और आपका जो सिंगल स्टेट है वो किट में हो, तो ये आपके पास इस तरह से इसके बराबर है। इसका पहला टर्म ये होगा और इसका पहला टर्म ये होगा। अब इस वाले में जो ऊपर का प्रॉपर्टी नंबर 2 है और प्रॉपर्टी नंबर 1 में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ के जो जो हमने कम्प्लेक्स नंबर बाहर निकाले हैं उसके ऊपर कोई कम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं लिया है। लेकिन अब जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ अलग से इनर प्रोडक्ट लूंगा, तो ये साइड में चले ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने से मुझे ये मिलेगा A1 फाई 1 साई प्लस A2 फाई 2 साई। अब इसको इसके ऊपर जब यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, इसको जब मैं बाहर निकालता हूँ, सो दिस इज इनसाइड द ब्रा, और जब ब्रा से ये बाहर निकलेगा तो इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो A2 है ये भी ब्रा के अंदर है, और जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इसका भी कम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा। तो ये जब बाहर निकलेगा तो दिस विल बिकम दिस थिंग, और फिर आपका इनर प्रोडक्ट एज इट इज प्लस A2 स्टार, और आपका इनर प्रोडक्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसी तरह। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है आगे जब आप कैलकुलेशन करते हैं। सिमिलरली थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो रिलेटिवली, इस तरह का अगर केस हो कि मेरे पास किट के अंदर भी सुपरपोजिशन है दो स्टेट्स का, साई 1 और साई 2 का, और ब्रा के अंदर भी सुपरपोजिशन है फाई 1 और फाई 2 का, और मैं इसका इनर प्रोडक्ट अगर लेना चाहूँ तो अगेन वही डिस्ट्रीब्यूशन में करूँगा जिस तरह मैंने पहले किया हुआ है। अब पहले मैं इसको ले लूँगा और इसको बारी बारी साई 1 के साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले लूँगा, और फिर साई 2 के साथ भी इसका इनर प्रोडक्ट ले लूँगा। और देखें इस साइड पे मेरे पास 4 टर्म्स आनी है। ये जो इनर प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये जितने टर्म्स थी, अब ये अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ सारों को, तो इस मुझे 4 टर्म मिलेंगी। सो लेट्स ओपन, पहले मैं इसके लिए करता हूँ। तो जब मैं इसको अप्लाई करूँगा, ये A1 फाई 1, ये मैं इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, पहले के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि मैं बारी बारी दोनों के साथ ही कर लूँगा। A1 फाई 1 B1 साई 1, ये आपका पहला टर्म आ गया। फिर जब आप इसी A1 फाई 1 को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो आपके पास बनेगा A2 फाई 1 B2 साई 2। अब मैं इस वाले को, ये जो टर्म है ब्रा के अंदर जो दूसरा टर्म है, इसको मैं इसके साथ एक दफ़ा करूंगा और एक दफ़ा लेट मी चूज डिफरेंट कलर के, आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए। लेट्स चूज दिस वन। अब मैं इसको अब मैं इसको नो नो has removed certain things, ये लेट मी चूज दिस कलर। हाँ, अब मैं इसी को, ये वाला जो है दिस वन, सेलेक्ट दिस वन, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इसके साथ, और फिर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इस वाले के साथ, तो दोनों के साथ ये बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
सो लेट्स डू दिस ऑपरेशन। तो जो नेक्स्ट टर्म मेरे पास आने हैं, दो टर्म इधर से भी आएंगे, ये हो जाएगा A2 phi2, और पहले के साथ चूंकि मैं ले रहा हूँ, सो दिस इज B1 psi1 प्लस जो दूसरा टर्म है A2 phi2, और इसको जब मैं psi2 के साथ लूंगा तो दिस इज B2 psi2। तो अब मेरे पास ये चार टर्म्स आ गए। अब इसको मैं फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। अब इस इनर प्रोडक्ट के अंदर देख ले, दिस B1 इज इनसाइड किट, तो ये एज इट इज निकलेगा, लेकिन ये वाला A1 जो है, दिस इज इनसाइड ब्रा। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये कम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा, लेकिन जब मैं B1 को निकालता हूँ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इस तरह हो जाएगा ये वाला टर्म। सो लेट्स सी, ये टर्म मैंने रिकवर कर लिया। अब मैं दूसरे के लिए क्या करूंगा, यहाँ से मैं इस A1 को बाहर निकालूंगा और यहाँ से B2 को, तो B2 किट के अंदर है तो ये एज इट इज निकलेगा, लेकिन ये ब्रा के अंदर है, तो जब मैं इसको निकालूंगा बाहर तो इसके ऊपर कम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा और B1 एज इट इज निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा phi1 psi2। सिमिलरली तो मुझे ये वाला टर्म आ गया। देन इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं इस वाले को ओपन करता हूँ, इसमें से B1 निकालूंगा और B2। तो B1 जब निकालूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर निकालने में, लेकिन जब मैं A2 निकालता हूँ तो वो कम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। सो दिस इज A2 B1 phi2 psi1, तो ये टर्म भी मेरा आ गया। और थर्ड, इस केस में जब मैं A2 और B2 बाहर निकालूंगा तो A2 इज इनसाइड द ब्रा, सो व्हेन आई टेक इट आउट इट विल बिकम कम्प्लेक्स कंजुगेट, तो ये इस तरह से हो जाएगा, A2 कम्प्लेक्स कंजुगेट और B2 एज इट इज आ जाएगा, और फिर मेरा phi2 psi2। तो आई हैव रिकवर्ड द फोर्थ टर्म एज वेल। सिमिलरली दिस कैन बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ये तो इस सुपरपोजिशन के अंदर सिर्फ दो टर्म्स हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। लाइक इस साइड पे सुपरपोजिशन पे लेट से 5 या 6 टर्म हो सकते हैं, और इस साइड के सुपरपोजिशन पे भी 4 या 5 6 टर्म हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का सिचुएशन मिलता है। सो यू हैव टू अप्लाई दीज रूल्स। तो आप इसको आगे जनरलाइज कर सकते हैं कि जितने भी आपके पास अगर ज़्यादा सुपरपोजिशन स्टेट्स हो दोनों तरफ, तो आपको ये रूल जनरलाइज करना पड़ेगा। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इस लिस्ट में, वो ये वाली है, Schwarz inequality. Okay, what is Schwarz inequality? This is very famous, and this is from the basic vector analysis. तो बेसिक जो वेक्टर एनालिसिस है यहाँ से ये आके जनरलाइज हो जाता है लीनियर वेक्टर स्पेसिस के अंदर। तो अगर आपके पास दो स्टेट्स हैं, लेट्स से ये आपका साई है और ये आपका फाई है, और इन दो स्टेट्स का आप इनर प्रोडक्ट ले लें आपस में और उस इनर प्रोडक्ट को स्क्वायर कर लें, सो देन दिस इज लेस देन और इक्वल टू इन दोनों का, साई का आपस में इनर प्रोडक्ट और फाई का आपस में इनर प्रोडक्ट, ये चीज़ हमेशा ज़्यादा होगी इस साई और फाई के इनर प्रोडक्ट से। तो मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ। लेट्स सपोज 3 डायमेंशनल वेक्टर्स देख लें और इस चीज़ को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं 3 डायमेंशन में कि श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। सो 3 डायमेंशनल में लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए और बी वेक्टर्स हैं, और this is let's say A and this is let's suppose B vector, and this is the angle between these two vectors. अब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B multiplied by cos theta. अब अब इस A dot B को आप देख लें, what is द वैल्यू ऑफ कास थीटा। कास थीटा का मैक्सिमम कास थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान थीटा इज इक्वल टू 0 हो, देन कास थीटा इज इक्वल टू 1, या अगर एंगल आपके पास 180 हो तो उस केस में आपके पास -1। तो कास की मैक्सिमम वैल्यू या तो 1 हो सकती है या -1, और फुल ये इसका रेंज है कि 1 और -1 के दरमियान कास की वैल्यू आएगी।
अब अगर ये एंगल 0 है, इफ थीटा बिकम 0 और दोनों वेक्टर ऐसे हो जाएं, वेक्टर ए इस तरह है और वेक्टर बी भी इस तरह आ जाए, तो उस वक्त डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और उस वक्त ये जो जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लूँ तो ये हो जाएगा ए डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1। अब ये माइनस वाला भी खत्म हो गया क्योंकि आप उसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो -1 वैल्यू होगी वो भी आपके पास प्लस हो जाएगी। अब कॉस की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम है 1 और ये उस केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन cos 0 is equal to 1 और cos square theta is also equal to 1। so this implies के आपके पास जो ऊपर का डॉट प्रोडक्ट है this become this thing a dot b equals a into b। ये इक्वलिटी आपके पास रहती है, ये इक्वल हो जाते हैं और यहाँ पर मैं स्क्वायर भी ले लेता हूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ये इक्वलिटी सिर्फ इस एंगल के लिए है अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो। अब अगर थीटा if theta is not 0, it's greater than 0 and less than 180, इस दरमियान में हो या कोई भी एंगल हो 0 और 180 के अलावा, then this equality will not hold। आपके cos थीटा की जो वैल्यू आएगी cos थीटा is less than or equal to 1 और 1 के बराबर सिर्फ और सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए है। थीटा इज इक्वल टू 0 मीन इक्वलिटी, इसके अंदर जो इक्वलिटी है वो सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 0 पे है, अदरवाइज cos थीटा इज लेस देन 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर cos थीटा की ये वैल्यू रख लूँ, जनरली ये वाली cos स्क्वायर थीटा लेस देन 1, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a डॉट बी होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। नाउ दिस इज Schwarz inequality in 3 dimension। Schwarz inequality for 3D। तो ये 3 डायमेंशन में हम इसको इस तरह से विजुअलाइज करते हैं। अब यही चीज़ आपके पास n डायमेंशन में या सिमिलरली आपके पास फंक्शन स्पेसेस में एज इट इज़ अप्लाई होती है। तो इस इक्वेशन का जो फॉर्म है किसी भी दो स्टेट्स के लिए या किसी भी दो वेक्टर्स के लिए, बेशक उनका डायमेंशन जो भी हो, n डायमेंशन हो, जितना भी उनका डायमेंशन हो, दिस इज श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और ये होल्ड करती है इन जनरल। बेशक आपके वेक्टर्स कम्प्लेक्स हो, जिस तरह हमने ये वाले लिए हुए हैं कि दीज आर कम्प्लेक्स वेक्टर्स, तो जिस तरह ये रिजल्ट रियल वेक्टर स्पेसिस के लिए है या यूजुअली जो आपके पास 3D यूक्लिडियन स्पेस है, जिस तरह ये रिजल्ट उसमें अप्लाई होता है, एज इट इज़ ये रिजल्ट आपके पास जनरल वेक्टर स्पेसिस के लिए ट्रू है और इस रिजल्ट को कहा जाता है श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। सो वी विल वेरीफाई दिस श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी फॉर आवर प्रॉब्लम जो आज हम करेंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड रिजल्ट के आप इससे अगर दो वेक्टर्स हैं और आप उसमें श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अगर आप ट्राई कर ले, फाइंड कर ले, उसके लिए फाई और साई दो वेक्टर्स हैं और आप उसके लिए श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी चेक कर ले और आपके पास इक्वलिटी होल्ड करती हो, ये रिजल्ट होल्ड होता हो, तो अगर इक्वलिटी आपके पास आती है तो इट मीन कि आपके दो वेक्टर्स जो हैं या तो पैरेलल है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे है या थीटा इज इक्वल टू 180 पे है। तो इस केस में आपके दो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, वी कैन कंक्लूड कि हमारे जो दो वेक्टर्स हैं अगर इस तरह सिचुएशन बन रही है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे है या थीटा इज इक्वल टू 180 पे, देन वी से के दोस वेक्टर्स आर लीनियरली AB आर लीनियरली डिपेंडेंट क्योंकि दो वेक्टर जब एक लाइन पे लाई करते हैं सो दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर आर दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इससे आपको लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं इफ़ यू हैव टू वेक्टर्स ओनली, दो वेक्टर्स के लिए, ठीक है, या दो स्टेट्स के लिए
कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर श्वास इनइक्वलिटी के अंदर इक्वलिटी होल्ड करती है तो इक्वलिटी सिर्फ इस केस के लिए थीटा 0 या थीटा 180 के लिए होल्ड होती है। तो अगर आपके पास इक्वलिटी आती है श्वास इनइक्वलिटी के अंदर, तो इक्वलिटी इसका एक स्पेशल केस है। यूजुअली ये इनइक्वलिटी होती है, ये साइड छोटा होता है और ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये यूजुअली बड़ा होता है। सो यू कैन क्विकली चेक के लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज जस्ट एन अल्टरनेट वे ऑफ चेकिंग के लीनियरली डिपेंडेंट स्टेट्स हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये भी यूजुअली जो आपके पास 3D वेक्टर्स हैं उसी से हम आइडिया जनरलाइज करेंगे कि लेट्स सपोज ट्राइंगल इनइक्वालिटी का ये एक्सप्रेशन जो है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और इसके अंदर क्या है, दो अगेन वही दो स्टेट्स हैं साई और फाई, और इन दोनों का हम सम कर रहे हैं जिस तरह यहाँ पर। तो सम दोनों को हमने ऐड कर लिया और फिर उसके बाद इनर प्रोडक्ट ले लिया। और ये दूसरा जो साइड है, so let's see this thing in 3 dimension के इसका मतलब क्या है। So again in 3 dimension let's suppose we have two vector, a vector let's suppose मेरा एक displacement vector है, let's say this is 3 meters, और in some direction वो मैं इसके साथ लगा लूँगा when I draw it, and b is some vector having magnitude let's say 5 meter and this is again in a particular direction. So let's suppose इस तरह का situation है कि ये मेरा a वेक्टर है जो कि 3 मीटर है, और लेट्स सपोज ये मेरा b वेक्टर है जो कि 5 मीटर इसका लेंथ है। अगर ये दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन के अंदर दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करने से मुझे ये मिलेगा 3। और चलिए दूसरे के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, इसी के ऊपर ही ऐसे करके। सो दिस रेड जो है दिस इज 5 मीटर और ये ब्लैक वेक्टर जो है दिस इज 3 मीटर। तो जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कलेक्टिवली दे विल गिव मी अ वेक्टर जिसका सम होगा a प्लस बी, एंड दिस a प्लस बी विल बी इक्वल टू 8 मीटर, जो कि 3 और 5 का सम होगा। ये सिर्फ उस केस के अंदर जब आपके दोनों वेक्टर 0 डिग्री पे हो, ये पैरेलल हो। अब अगर इन दो वेक्टर के दरमियान कोई भी एंगल हो, सो लेट्स सपोज इन्हीं वेक्टर को लेके दिस इज 3 मीटर वेक्टर ए, और इसके साथ ये दूसरा जो वेक्टर है लेट्स से दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज वेक्टर बी। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, रिमेंबर नाउ इनके दरमियान जो एंगल है दैट्स थीटा, एंड दिस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों के दरमियान कोई एंगल आ रहा है। अब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो मैं हेड टू टेल रूल से करूँगा, पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ मिला लूँगा, एंड नाउ दिस इज माई रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर है, ए प्लस बी, और फिर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँगा। ए का मैग्नीट्यूड ये है 3 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड ये है 5 मीटर। अब इस केस में ये जो a प्लस बी होगा, इस वाले केस के लिए जिसके अंदर वेक्टर्स के दरमियान कोई एंगल है, ये रिजल्ट मेरा 8 कभी नहीं होगा, ये 8 मीटर से हमेशा कम होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस बी को जब आप ऐड कर लेते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है that will always be less than or equal to the magnitude of a plus the magnitude of b। क्योंकि ये हाँ, इस केस में ये जो इक्वलिटी है ये तब होल्ड करती है जब आपके पास ये सिचुएशन हो, जब वेक्टर्स आपस में जब वेक्टर पैरेलल हो, जब
उनके दरमियान कोई एंगल ना हो, तो उस केस में ये इक्वलिटी होगी। अदरवाइज जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, दिस इज रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमेशा इनके डायरेक्ट सम से कम होगा। डायरेक्ट सम मीन के अगर आप 5 और 3 को स्केलर्स की तरह ऐड कर लें, जब देखें जब इनके अंदर जब ये दोनों पैरेलल है तो हमने डायरेक्टली इनको ऐड कर लिया क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन के अंदर लाई कर रहे थे, जस्ट लाइक एडिंग नंबर्स ऑन रियल लाइन। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया। ये आपका लेट्स सपोज दिस इज द रियल लाइन, दिस इज प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज द ओरिजिन। तो अगर इस तरफ है तो पैरेलल है और स्केलर्स की तरह ऐड होंगे, और अगर अपोजिट है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उस केस में भी यहाँ पर आपके पास दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे लाई कर रहे थे तो हमने बिल्कुल स्केलर्स की तरह ऐड कर लिया। लेकिन जब आपके पास एंगल बन रहा होगा देन आपका ये जो रिजल्टेंट बनेगा दिस विल नेवर बी इक्वल टू द डायरेक्ट सम, ये हमेशा उससे कम आएगा। तो ये जो रिजल्ट आता है थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए जो हमने ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज भी कर लिया, यही चीज़ जनरलाइज होता है फॉर इन डायमेंशन। बेशक कम्प्लेक्स वेक्टर हो, रियल वेक्टर हो, लेकिन इन डायमेंशन के अंदर भी ये रिजल्ट ट्रू है कि आप दोनों वेक्टर्स को ऐड कर ले। जिस तरह ये वाला है, यहाँ पर दो वेक्टर्स ऐड हुए और बाद में उसका मैग्नीट्यूड फाइंड हो रहा है, तो यहाँ पर हमने दो वेक्टर्स ऐड कर लिए और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, और ये मैग्नीट्यूड इसके डायरेक्ट सम से हमेशा ये वाला जो रिजल्ट होगा, ये आपके ये साई का मैग्नीट्यूड है और ये फाई का मैग्नीट्यूड है। अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड आप ऐड करते हैं तो ये सम, ये वाला साइड हमेशा ज़्यादा होगा और ये वाला जो साइड है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कम होगा। जिस तरह यहाँ पर a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये 8 से कम कोई भी नंबर होगा, 7 होगा, 6 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल जितना जीरो से अवे जाएगा, जितना ये जीरो से बड़ा होगा तो उतना ये रिजल्टेंट कम आता जाएगा टिल 90 डिग्री। लेकिन फिर जब ये 90 को क्रॉस करे देन सिचुएशन विल चेंज एंड यू कैन प्ले विद दिस एंगल एंड सी। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो इक्वलिटी होल्ड करेगी वो सिर्फ थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए करेगी, और थीटा नॉन जीरो के लिए आपके पास इस तरह का सिचुएशन आएगा। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को कहा जाता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, एंड दिस इज ट्रू फॉर जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी वेक्टर स्पेस, चाहे वो कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हो इन डायमेंशन का, चाहे वो रियल वेक्टर स्पेस हो इन डायमेंशन का। तो ये हमने सिर्फ वेरिफिकेशन इसकी कर ली है फॉर थ्री डायमेंशन, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी वेक्टर जो कम्प्लेक्स हो या रियल हो। इवन दिस इज ट्रू फॉर फंक्शंस, अगर आप फंक्शन स्पेसिस पे जाके इसको चेक कर लेते हैं देन इट्स ट्रू फॉर दैट एज वेल। तो ये आपके पास थी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। नाउ कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इस डिराक नोटेशन की, एंड वी आर labeling them as forbidden quantities. Now all this discussion is very well given in the book of Zetley chapter 2 जो quantum mechanics की Zetley की book है, and आप उसमें उसका डिटेल देख सकते हैं इन सारी चीज़ों का। सो forbidden quantities क्या हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप ब्रा और किट के साथ नहीं कर सकते। ये अगर लेट सपोज आपके पास ये है, दिस इज़ अ किट स्टेट एंड दिस इज़ अनदर किट स्टेट, सो व्हाट कैन यू डू विद देम। अब हमने देख लिया कि वी कैन डू दिस थिंग, हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमने कहा है कि ये जो साई है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली ये वाला जो फाई है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर कॉलम। लेकिन जब आप इसको ब्रा बनाते हो, इस वाले को लेट सपोज मैंने इसको ब्रा कर लिया, देन इसमें क्या होगा, मुझे दो ऑपरेशंस करना होगी। इसकी जो एंट्रीज हैं कम्प्लेक्स कंजुगेट भी लूँगा और इसको मैं रो में भी कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये कॉलम है और यहाँ पर ये रो बन गया है। अब ये चीज़ अलाउड है क्योंकि अंदर ये जो केस के अंदर ये जो पहली क्वांटिटी है दिस इज ये आपके पास एक रो है इस तरह का, और ये जो क्वांटिटी है दिस इज अ कॉलम ये, और ये एक वैलिड मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स में। ये आप कर सकते हैं इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब फॉरबिडन चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें फॉरबिडन है कि आप साई को फाई के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई कर ले, दिस थिंग इज नॉट अलाउड। और सिमिलरली अगर आप ये चीज़ कर ले, दो ब्रास को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले,
यहाँ पर आप दो किट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर आप दो ब्रास को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अलाउड एज वेल, ये दोनों ऑपरेशन अलाउड नहीं है। और ये इस वजह से अलाउड नहीं है कि यहाँ पर ये आपके पास एक कॉलम होगा और ये भी आपके पास एक कॉलम होगा, और आपने मैट्रिसेस में पढ़ा हुआ है कि ये कॉलम और ये कॉलम इस तरह से जब हो तो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल है, और वो रूल यहाँ पर ओबे नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देख ले, सो दिस इज ये वाला, ये एक आपके पास रो मैट्रिक्स है, और सिमिलरली ये भी आपके पास एक रो मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आप इन दोनों के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो ओबे नहीं हो रहा। अब एक केस के अंदर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट अलाउड है, और वो कौन सा केस है? जब आपके पास ये जो मेरे पास साई और फाई है, अगर ये दोनों जो चीज़ें फॉरबिडन है, ये वाली 1 एंड दिस इज 2, ये 2, ये फॉरबिडन तब है कि साई और फाई जो है दे बिलोंग टू सेम वेक्टर स्पेस। अगर ये एक वेक्टर स्पेस के मेंबर हो, दोनों पोजीशन स्टेट्स हो, या दोनों स्पिन स्टेट हो, या दोनों एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स हो, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट इस तरह का अलाउड नहीं है अगर ये एक वेक्टर स्पेस के मेंबर्स हो। लेकिन अगर ये डिफरेंट वेक्टर स्पेस के मेंबर हो, इफ दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, if psi and phi belong to different vector spaces. Now this is a very important point, different vector spaces, then ये चीज़ allowed है, फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उसके लिए अलग से हम रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, फिर साथ में हम ये क्रॉस लगा लेते हैं, एंड दिस इज phi। उस केस के अंदर ये दिस इज कॉल्ड टेंसर प्रोडक्ट, या इसको आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कह लें, समटाइम डायडिक प्रोडक्ट, डिफरेंट नाम है, बट टेंसर प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर इससे क्या मतलब है कि डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के मेंबर हो तब ये पॉसिबल है, तब इसमें ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है जब ये डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के मेंबर हो। इसके अंदर ये जो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन या रो का मल्टीप्लिकेशन, ये मसला फिर उसमें उस केस में नहीं रहता। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये वाला जो है ये आपका है एंगुलर मोमेंटम का वेव फंक्शन है, और लेट्स सपोज ये स्पिन स्टेट है, तो इन दोनों का आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ले सकते हैं, एंड यू विल सी दिस इन हाइड्रोजन एटम। जब आप उसके लिए या किसी भी जो आपके क्वांटम मैकेनिक्स का कोई सा भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ले ले, तो आप एंगुलर मोमेंटम और स्पिन स्टेट्स को आप डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनके किट्स को या उनके ब्रास को, समटाइम यू पुट दिस क्रॉस, तो इसी प्रोडक्ट को फिर टेंसर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अगर ये द बॉटम लाइन इज कि अगर साई और फाई एक ही स्पेस के मेंबर हो, देन ये और ये प्रोडक्ट जो है दीज आर फॉरबिडन। लेकिन अगर ये डिफरेंट स्पेसेस के साथ हैं, देन ये आपके पास जो है दिस this product is then allowed. So I'm going to